नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज प्रश्न उत्तर यानी कि Q&A सेशन है और आज के दिन आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं डॉक्टर एस रंजन। तो आज के सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, आज का जो सवाल जवाब की श्रृंखला है उसका स्टार्टिंग में बता देती हूँ। पहला जो सवाल हमें भेजा है वो हंसराज जी ने भेजा है। इनका जो सवाल है वो ये है कि हर्निया क्या विदाउट ऑपरेशन के क्योर हो सकती है और अगर हो सकती है तो कितने समय में? देखिए, यहाँ पर हमें ये बात समझनी है हंसराज जी। हंसराज जी कि ध्यान से जब हम जड़ों पर काम करते हैं, हमारी जड़ें जो है वो ऊर्जा है। जब हम जड़ों पर यानी कि अपनी ऊर्जा पे काम करते हैं तो हर रोग से ठीक हुआ जा सकता है ना, चाहे वो सर्जिकल बीमारी हर्निया ही क्यों ना हो। संभावना तो है, लेकिन इसको ठीक करने के प्रोसेस में आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कितने अच्छे से इसमें अमल कर पाते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो ध्यान के अलावा आपको यहाँ पे चक्रों का विज्ञान समझना पड़ेगा कि ये हर्निया जो है वो स्प्लीन यानी कि मणिपुर चक्र का वीकनेस है। तो अगर मणिपुर चक्र को आप मजबूत बनाते हैं, स्प्लीन पर काम करते हैं, स्प्लीन की नाड़ियों पर एक्यूप्रेशर के माध्यम से काम करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है। अब हर्निया कितना बड़ा है उस पर भी बहुत फैक्टर निर्भर करता है। तो टाइम लाइन डिफाइन करना इजी नहीं है कि कितने समय में। आप 1 साल का धैर्य रख के चलें, क्योंकि हर्निया तो जनरली क्रोनिक कंडीशन ही होता है। कई सालों की समस्या ही के रूप में हर्निया होती है, तभी अब उसके इलाज करने की हम सोचते हैं। तो आपको 1 साल का धैर्य रखना चाहिए। क्या 1 साल में अपनी मणिपुर चक्र पर, अपने स्प्लीन ऑर्गन पर काम करूंगा। स्प्लीन की जो ऊर्जा पॉइंट है, SP4 है, SP6 है, उस पर काम करूंगा। जब आप अपना पूरा केयर करेंगे तो यस, संभावना है कि आपकी हर्निया विदाउट ऑपरेशन मैनेज करने के लेवल तक ठीक हो जाए। देखिए क्या होता है, जब हम मेडिकल लैंग्वेज में प्रॉपर हील वर्ड, क्योर वर्ड बोलते हैं, तो क्योर वर्ड जब मशीन से चेक करने, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड से या कोई इन्वेस्टिगेशन से चेक करने के लेवल तक वो ठीक हो जाए। प्रैक्टिकली बहुत बार जब हमारे सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, वहां तक भी अगर ठीक हो जाता है तो लाइफ आराम से चलती है। अल्ट्रासाउंड के लेवल पे भी पता करेंगे तो डिफेक्ट है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लाइफ चल सकती है। तो सिम्टम को मैनेज कर सकें वहां तक जरूर हो सकता है। 1 साल का धैर्य रखिए, ध्यान को की बारीकियों को समझिए। ध्यान में आप बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस ध्यान की क्वालिटी को क्या बढ़ाना पॉसिबल है, हमेशा सोचिए, हर दिन सोचिए। जो मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, क्या ध्यान की गहराई को बढ़ाया जा सकता है? और इसका जवाब हमेशा यस होता है। चाहे आप ध्यान में जितने भी गहरे जा रहे हैं, और अधिक गहरे जा सकते हैं। आपको ध्यान की बारीकियों को समझने के लिए माइंड टू मैटर और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत, ये 2 किताब पढ़नी चाहिए। माइंड टू मैटर न्यू एज का बुक है, अभी 4 साल पहले 2018 में ही आया था, लेकिन मेडिटेशन पे जो बहुत सारी रिसर्च हो चुके हैं, उन सही बातों को उसमें दिया गया है कि ध्यान की गहराई में, थीटा अवस्था में, डेल्टा अवस्था में, गामा अवस्था में हमारे भीतर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत सारी मिरेकुलस हीलिंग रिपोर्ट हुई है, उसमें उन्होंने जिक्र, डिटेल पूरी कहानी को जिक्र किया है, किस बंदे के जीवन में क्या क्या था और उसने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। तो माइंड टू मैटर पढ़ें, और साथ में योगी कथा अमृत, परमहंस योगानंद जो हैं वो एक महान योगी हैं, जो अपने गुरु और दूसरे योगियों से मिलने और उनसे जो उन्होंने सीखा उस अनुभव को डिस्क्राइब करते हैं। तो वहां भी हम कई तरह के योगिक मिरेकल्स, स्पिरिचुअल मिरेकल्स को जानने और समझने का मौका मिलता है। कोई भी वास्तव में अगर हम विज्ञान को समझते हैं तो चमत्कार कुछ भी नहीं है, उसके पीछे का नियम हमें पता नहीं है तो हमें चमत्कार लगता है। लेकिन जब हम बारीकियों को समझ लेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम पढ़ें माइंड टू मैटर या योगी कथामृत, तो हमारे भीतर ये चलना चाहिए कि हाँ, ये मेरे जीवन में भी हो सकता है, मैं भी ध्यान की या योग की इस गहराई तक पहुंच सकता हूँ। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है,
हमें योगन जैसे योगी बनने के लिए है। हमें डॉसन चर्च, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ये ध्यान की जो गहराई तक पहुंचा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स को, हम भी वैसा अपना ध्यान वैसा गहराई तक पहुंचाएं। तो आपको थोड़ा ध्यान की बारीकियों को और समझने की जरूरत है। थोड़ा स्वाध्याय करें, समझें, अच्छे ध्यानियों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि ध्यान को और डीप कैसे किया जा सकता है ना। और एनर्जी लेवल पे चक्रों को, खासकर मणिपुर चक्र को समझें, स्प्लीन ऑर्गन को समझें, कौन से भोजन से स्प्लीन अच्छा रहता है और कौन से भोजन से स्प्लीन वीक होता है ना। हम सुपाच्य भोजन लेते हैं तो हमारा स्प्लीन अच्छा रहता है। और स्प्लीन की नाड़ियों के बारे में भी आपको मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ। खासकर SP4, स्प्लीन 4 हमारे पैर में, हमारे जो पैर का जो गोरा हिस्सा है और सांवला हिस्सा, इसका जो जंक्शन होता है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको आप फोटो खींच कर रखें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने का एवरेज यही रूल होता है। एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए मसाज करना है और ऐसा 24 घंटे में 5 बार करना है। क्योंकि हर्निया एक देर से ठीक होने वाली बीमारी है, तो आपको मेहनत थोड़ा अधिक करना ही है, 5 बार तो दबाना ही चाहिए। 2 मिनट दबाने के अलावा आप दबाने के बाद यहाँ पर हल्दी या पीला रंग लगा सकते हैं। जब हम पीला रंग लगाते हैं तो ये स्प्लीन नाड़ी को मजबूत करता है। अलग अलग नाड़ियों पे अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो रंग लगाएंगे वो उस रंग का लाइट में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक, और 7 लाइट का सेम वेवलेंथ नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, उनका वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। जो रंग है वो रंग अब्जॉर्ब होता है और वैसी एनर्जी अट्रैक्ट होती है, तो वो पार्टिकुलर एनर्जी हमारी बॉडी में बढ़ती है। तो इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर पीला रंग लगाएं और जो रंग है वो लगभग 6 घंटे के लिए रहना चाहिए। नेचुरल रूप से आप कच्ची हल्दी को रब करके भी आप पीला रंग वहां पर ला सकते हैं। दोनों पैर के SP4 पे, खासकर लेफ्ट पैर के SP4 पर आपको ये काम करना है। SP4 पर जब एक बार आप काम करना आराम से सीख जाएं, आपकी आदत बन जाए, तो हफ्ते के 10 दिन के बाद स्प्लीन नाड़ियों के दूसरे पॉइंट्स पे भी, जिस एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी SP आता है वो स्प्लीन की नाड़ी होती है, स्प्लीन का पॉइंट होता है, उस पर काम किया जा सकता है। फिलहाल आप SP4 पर काम करना शुरू करें और बाद में दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हैं। ध्यान, एक्यूप्रेशर, माइंडसेट, सभी पर काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। माइंडसेट में यहाँ पर हमें ये समझना है, हम रिलैक्स रहना सीखें। स्प्लीन जो है वो चिंता करने से, एंजाइटी से वीक होता है। अगर हम रिलैक्स रहते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं, जो भी हो रहा है उसको स्वीकार भाव से देखते हैं। देखिए, भगवान कभी आपके जीवन में अन्याय नहीं करता, कभी आपके जीवन में अनहोनी नहीं होती। जो हमको लगता भी है कि ये लाइफ में ठीक नहीं हो रहा, जिससे हम परेशान होते हैं और तभी हमारे जीवन में एंजाइटी आती है, हम इरिटेट होते हैं। एंजाइटी और इरिटेशन स्प्लीन का दुश्मन है, वो स्प्लीन को वीक करता है। तो एंजाइटी और इरिटेशन को दूर करने के लिए हमें योग निद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम योग निद्रा कर रहे हैं तो स्प्लीन ठीक रहेगा, बेसिकली हम रिलैक्स रहेंगे। तो योग निद्रा का अभ्यास यहाँ पे फायदेमंद है। और आपके जीवन में जो भी चीज हमें चिंता में लाती है, परेशान करती है, अगर पॉसिबल हो तो हम उससे दूर रहें, उसको दूर कर दें। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें पसंद नहीं कर, जिससे हम हैप्पी नहीं होते, तो अगर हम उससे दूर हो सकें तो हमें दूर हो जाना चाहिए, फॉर्मल हो जाना चाहिए। तो ये भी एंजाइटी को कम करने में हेल्प करेगा, इरिटेशन कम होगा, तो स्प्लीन आपका हेल्दी रहेगा। स्प्लीन हेल्दी रहेगा तो हर्निया ठीक हो जाएगा। मैनेज करने तक, सिम्टम्स को मैनेज करने के लेवल तक हर्निया को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं हंसराज जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जो कि आपका सवाल था कि क्या हर्निया विदाउट ऑपरेशन क्योर हो सकता है। तो जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल हो सकता है। आपको अपने माइंड पर काम करना है, रिलैक्स रहना है, और ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोग जिनसे आपको कुछ भी परेशानी होती है, इरिटेशन का ऐसा कुछ भाव होता है, तो उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाएं, जिससे कि आप खुद को काम रख पाए। और जब आप खुद काम रहेंगे तो उसके साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी होगी। और इसके साथ ही आप स्वस्थ होने के लिए, जैसे कि सर ने बताया, कि एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है SP4, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही योग निद्रा को अपनाएं। आशा करते हैं आप बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे।
इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की, और अगला सवाल है महेश जी का। इनका कहना है कि इन्होंने 2 महीने पहले, 2 मंथ पहले हैवी वेट लिफ्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इनको गर्दन के नीचे और शोल्डर के साइड में और बैक में भी इनको पेन होता है। 2-3 डॉक्टर से दवा भी ली है, लेकिन कुछ ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ा है। और दिन में 6 से 7 घंटे बैठ जाएँ तो फिर इनको तकलीफ होने लगती है। तो ये कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? देखिए महेश जी, आपका ये जो सवाल है इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं। वैसे तो हर एक रोग में साइको का, हमारे माइंड का रोल होता है। 2 महीने पुरानी चीज का प्रभाव रहे शरीर में, इसकी संभावना काफी कम है। लेकिन चूंकि हम सोचते रहते हैं और सोच की वजह से हम उसको अपनी लाइफ में कैरी करते रहते हैं। अब इस बात को, ये बात पुरानी हो गई है, यह सोचते हुए कि अब बॉडी अपने आप खुद से खुद को हील कर लेती है, उसका प्रभाव बायोलॉजिकली हमारी लाइफ में हो, हमारी बॉडी में हो, इसकी संभावना काफी कम है। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल कनेक्शन ज्यादा है। उस बात को याद रखे हुए हैं, सोचते रहते हैं और फिर वो अपना प्रभाव ला रहा है। साइकोलॉजी पर आपको काम करने की जरूरत अधिक है, और साइकोलॉजी पे काम करने के लिए आपको योग निद्रा करना चाहिए और ब्रेथ वर्क करना चाहिए। 10 टाइम्स योग निद्रा और 10 टाइम्स ब्रेथ वर्क अगर आप कर लेते हैं महेश जी, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 10 टाइम्स योग निद्रा एक दिन में एक बार ही करना है। ये नहीं कि अब 10 बार योग निद्रा करना है तो एक ही दिन में हम 3 बार कर लें तो जल्दी हो जाएगा, वैसा नहीं। दिन में एक बार योग निद्रा करें। योग निद्रा करने से ना आप रिलैक्स आना सीखेंगे। हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो सेटल होती है, वो बैलेंस होती है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपके भीतर है। एक तो वेट लिफ्ट होने से यांग बढ़ता है और उसकी वजह से तकलीफ हो जाती है। और आप अभी जो लास्ट लाइन है क्या है इसमें कि 6 से 7 घंटे बैठ नहीं हाँ, सकते, दर्द होने लगता अभी है। 6 से 7 घंटे बैठ नहीं सकते, ये यांग की कमी बताता है। अगर यांग ठीक रहता तो आप बैठ लेते। तो ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट आपकी बॉडी में कम, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट ज्यादा है। तो साइकोलॉजिकल रूप से ठीक होने के लिए योग निद्रा आपको हेल्प करेगा। योग निद्रा के अलावा आप पॉजिटिव साइकोलॉजी पर मन को खुश रखने के लिए जो किताबें होती हैं वो पढ़िए। जो लोग खुश रहते हैं उनके साथ रहिए। देखिए हमारी संगति से भी बहुत फर्क पड़ता है, सज्जन सांगत्य इसको कहा गया है। जैसी कंपनी में हम रहेंगे हम वैसे बनने लगते हैं। जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूरी बना के रखें। पॉजिटिव लोगों को ढूंढें और उनके साथ दोस्ती बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। नहीं तो पॉजिटिव किताबें तो हम जरूर पढ़ सकते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास दिन में आपको एक बार करना है। और ब्रेथ वर्क, एक ही दिन में आप योग निद्रा और ब्रेथ वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे, एक साथ नहीं करना है, लगातार नहीं करना है। दोनों ही इंटेंसिव प्रोसेस है। योग निद्रा में तो आधे घंटे से 40 मिनट का समय लगेगा। मेरी आवाज में जो योग निद्रा है यूट्यूब पे वो 18 मिनट का है। और ब्रेथ वर्क में तो 1 घंटा सवा घंटा समय लग जाता है। तो आप दोनों को भी अलग अलग टाइम पर एक दिन में कर सकते हैं। योग निद्रा और ब्रेथ वर्क दोनों ही आपकी एनर्जी को हार्मोनाइज करेगा, सेटल करेगा और आप ठीक होने लग जाएंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैं आपको बात करूं तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छा है, SI3 और LU7। ज़्यादा अच्छा आपके लिए SI3 है। SI3 जो है वो हमारे हाथ में, हमारे छोटी उंगली के बेस पे, जहाँ पर हार्ट लाइन शुरू होती है उस जगह पे होता है। अगर आप मुट्ठी को बंद करेंगे, जहाँ पे नुकीला हिस्सा बनता है उस जगह पर हमको ये SI3 बॉर्डर पे है। तो इसको पॉइंट को हमें मसाज करना है। तो इससे आपके शरीर में एक खिंचाव, एक मजबूती आएगी। वो मजबूती जो आपको बैठने में मदद करेगी, आपके वर्टिकल पोस्चर को मेंटेन करने में मदद करेगी। SI3 जो फोटो दिखाया जा रहा है इसको फोटो खींच करके रखें और इस दोनों हाथ में इस पॉइंट को आप बार बार दबाते रहें। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशन कर सकते हैं, जीवन में जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन, ऑल इज वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। तो ऑल इज वेल अफर्मेशन एक ऐसा अफर्मेशन है जो हर जगह पर सूट करता है, हर जगह पर फिट बैठता है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर भगवत गीता का सार आपने देखा हो तो वहां पे ये बात भी आती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप इस अफर्मेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर थेरेपी, लाल रंग भी लगाया जा सकता है। 2 मिनट की मसाज करने के बाद आप यहाँ पर लाल रंग लगा लें, तो ये भी आपको SI3 को मजबूत करने में, आपके पोस्चर को, आपके बैक को मजबूत करने में ये काम का आएगा। तो आपको बैठने की समस्या नहीं होगी। योगासन भी आप कर सकते हैं और खासकर ताड़ासन।
योग में जो ताड़ासन होता है वो हमारे पोस्चर को ना स्ट्रॉन्ग करता है, वर्टिकल स्ट्रेच करता है। तो ताड़ासन का अभ्यास भी आप किया करें तो यह भी आपको अच्छा हेल्प करेगा। सर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया ब्रेथ वर्क का, तो जी। ब्रेथ वर्क कैसे करना हाँ, है? ब्रेथ वर्क एक इंटेंसिव प्रोसेस है जिसको पार्टिकुलर म्यूजिक के रिदम के साथ किया जाता है। पीएमसी हिंदी पर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हमारे मुंबई के मास्टर स्नेहाश डागा इसको बहुत प्रमोट करते हैं। तो एक उसमें लगातार सांसें लेनी होती हैं, लेट कर लगातार सांसें लेनी है, लेकिन म्यूजिक के रिदम के साथ आंख बंद रखते हुए म्यूजिक के रिदम के साथ हम सांस लेते रहें। तो इससे क्या होता है, पहले तो हम इजी वे में कर पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के कुछ मिनटों के बाद ये बॉडी को, हमारी बॉडी के साथ में वो सांस लगातार लेना इजी नहीं होता। ऐसा मनभाव आता है कि हम रुक जाएं, लेकिन उसी टाइम पे रुकना नहीं है, सांसें लगातार लेते रहनी है। उस टाइम पे अगर हम सांसें लेते हैं तो हमारी नाड़ियां, जो भी हमारे शरीर में ब्लॉक नाड़ियां हैं बॉडी में कहीं भी, वो खुलने लग जाती है। और जब नाड़ियां खुलती हैं तो हमारे बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशन भी प्रकट होते हैं। तो अगर बॉडी नाड़ी के लेवल पे हीलिंग की जरूरत है तो नाड़ियों के लेवल पे हीलिंग होगी। अगर माइंड के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे हीलिंग की जरूरत है तो इमोशन के लेवल पे हीलिंग होगी, हीलिंग जरूर होगी। ब्रेथ वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंसिव, बहुत डीप प्रोसेस है। हाँ, आपको प्रॉपर 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे समय इसके लिए देना चाहिए। 15 ब्रेथ वर्क कम समय के लिए नहीं हो सकता। देखिए, मेडिटेशन जो आनापानसति मेडिटेशन हम करते हैं, कराते हैं, वो आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं। कहीं 5 मिनट आपको वेटिंग टाइम है, आप मोबाइल देखने के बजाय आंख बंद करें और सांसों पे ध्यान लगाएं। लेकिन ब्रेथ वर्क जो है वो नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर 1 घंटे, 1.5 घंटे समय आपको चाहिए। तो अगर आप 1 घंटे समय देने के लिए कंफर्टेबल हैं, तैयार हैं, तो आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। और ब्रेथ वर्क कई रोगों में अ, बहुत मैजिकल रिजल्ट देता है। जहाँ भी नाड़ियों को खोलने की जरूरत है, ब्रेथ वर्क से नाड़ियाँ खुल जाती है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं महेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही आप अपने जीवन में योग निद्रा, ब्रेथ वर्क को अपनाएंगे और इसके साथ ही SI3 और LU7 पर काम करेंगे। आशा है आप जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है करुणा शर्मा जी का। इनकी उम्र 68 वर्ष है। इनकी समस्या है कि इनके गम्स में स्वेलिंग है और इसके साथ ही पेन भी रहता है और इनकी टंग पर वाइट स्पॉट्स हैं। तो ये क्या करें? देखिए, पहले जो गम में जो स्वेलिंग है जी। उसके लिए हम बात को समझें। ये वैसे गम में इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को बताता है। हर एक इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन हर एक इन्फ्लामेशन में इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन्फ्लामेशन तो है, जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम ब्लैक कलर से थंब के नेल के कॉर्नर पे ब्लैक कलर लगाते हैं। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर हर एक स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाता है। इससे आपको अपने नाखून के किनारे किनारे दोनों हाथ में, ये यहाँ पे ऐसे अच्छे से ब्लैक कलर लगा देना है, अंगूठे में और रिंग फिंगर में। जब यहाँ पर हम ऐसे ब्लैक कलर लगा लेंगे तो ये हमारे गम का ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ इससे इधर की जो बढ़ी हुई यांग ची है, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रही है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप लगाएंगे, आप पाएंगे कि इसका रिजल्ट मिलता है। और ब्लैक कलर करने के अलावा यहाँ पर आपको अपने माइंड पर काम करना है कि ये डिसीजन लेने से जुड़ा हुआ है। अपने लाइफ में आप अच्छे डिसीजन लेने की कला सीखें। जो भी डिसीजन लेना हो, उस डिसीजन को मेडिटेशन से जोड़कर आप समझें, जोड़कर करें। कोई भी काम करना हो तुरंत मत डिसीजन लें। आप मेडिटेशन में बैठें और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। इंट्यूशन से अंदर की आवाज सुनते हुए अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन ज्यादा बेहतर होंगे। डिसीजन लेने के मामले में आपको एक्टिव होना है, आपको थोड़ा अपने आप को तेज बनाना है, अच्छे डिसीजन लेने और डमाडोल वाली स्थिति में नहीं रहे, मैं करूं कि ना करूं, वैसी स्थिति में जीवन में ना रहा करें। डिसीजन ले ही ले, चाहे तो इस पार रहे चाहे उस पार रहे, और वैसे वो ध्यान के अनुसार आप डिसीजन लें। तो जब आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी जब इन्हांस होगी तो ये साइकोसोमेटिक रीजन जो है कि लेवल पे ये हील होने लग जाता है और आपको समस्या गम वाली नहीं रहेगी। जो टंग पे स्पॉट बताया है, अगर ये माउथ अल्सर है तो आपको, आपके लिए एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग का मेथड मैं बताता हूँ, जिसमें हम नाक से और मुंह से दोनों से एक साथ सांस लेते हैं और एक साथ सांस छोड़ते हैं, ऐसे।
जब ऐसे आप 1 से 2 मिनट के लिए आप ऐसा करेंगे, हर 2-3 घंटे पर 4 घंटे पर ऐसा कर सकते हैं, तो हमारे जो माउथ अल्सर हैं, जो टंग पे अल्सर है, अगर व्हाइट स्पॉट आपने लिखा है तो अगर ये अल्सर है तो ये अल्सर ठीक होने लगता है। और अल्सर को ठीक करने के लिए हमें अपनी बॉडी में एसिडिटी नहीं होने देना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपको कभी लगता है कि एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी होने वाली है, तो आप नींबू पानी पी लें। तो नींबू, वैसे तो हम भूख लगी हो और खाना अपने शरीर में ना डालें तो एसिडिटी होती है, एसिडिटी का कारण ये होता है। नहीं तो आप पानी, नींबू पानी पीने की आदत डाल लें तो भी एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी को नहीं होने देना है, एसिडिटी एक कारण है अल्सर होने का। तो अगर अल्सर है तो इस तरह से करने से आपको ठीक होगा, एसिडिटी को मत होने दें, आप ठीक हो जाएंगे। सर, जैसे कि आपने बोला कि एसिडिटी की समस्या से भी समस्या सामने आती है, तो एसिडिटी को हम और कैसे कम कर सकते हैं? क्या चीज़ हमें कंज़्यूम करनी चाहिए और क्या चीज़ ना लें? क्योंकि कई बार होता है हम चाय से एडिक्टेड होते हैं, यस, कॉफ़ी से एडिक्टेड होते हैं और ये कई बार इन प्रॉब्लम्स को जन्म भी देती हैं। देखिए एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और एंजाइटी ये सभी आपस में कनेक्टेड है। एसिडिटी में एसिड ज़्यादा बनता है लेकिन उसका बेसिक एनर्जी लेवल पे और माइंड लेवल पे कारण वही है। तो हमें चाय से बहुत लोगों को तकलीफ होती है, गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी चाय पीने वालों के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर चाय पीते हैं तो चाय को बंद करना है। जिन लोगों को भी एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस या एंजाइटी इन दोनों से कोई भी समस्या है तो चाय को बंद करके देखना है 1 महीने के लिए या 2 हफ्ते के लिए। तो अगर चाय को बंद करने से उनकी तकलीफ में कमी आती है तब तो ये क्लियर कट है कि आपकी एसिडिटी में चाय का रोल है। चाय को बंद कर दीजिए, चाय पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाय से कोई न्यूट्रिशन नहीं बॉडी में नहीं मिलता है। चाय एक आदत है जो हमने अंग्रेज़ों से पकड़ ली। अंग्रेज का देश ठंडा देश होता है, तो ठंडे देशों में उनको गर्म पेय की ज़रूरत है। गर्म को अगर नहीं पिएँगे तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हमारा देश तो ओरिजिनली गर्म देश है, वैसे यहाँ पे विंटर भी पड़ता है, ठंडा का मौसम अब नॉर्थ में तो आने लग गया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो भारत एक गर्म देश है। तो यहाँ पर चाय की ज़रूरत नहीं है मौसम के हिसाब से, लेकिन हमने कॉपी कर लिया है। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है पूरे भारत देश का, जो मणिपुर चक्रा है, वो समहाउ बहुत अच्छा नहीं है। हम वेस्ट को कॉपी ज़्यादा करते हैं, अपनी सभ्यता पर गर्व करने की बजाय, अपनी सभ्यता अपने कल्चर को फॉलो करने की बजाय हम वेस्ट को कॉपी करते हैं। ये एक अच्छी आदत नहीं है। हमें जागना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, खाने पीने की, उठने बैठने की, चलने की, अलग अलग रिचुअल्स की, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनको जीना निभाना चाहिए। चाय हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। चाय से कोई भी पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं मिलता है, बस एक कैफीन मिलता है जो आपके आलस्य को कम करता है। तो आपके आलस्य को कम करने के लिए मोदी जी को सुनिए आप, वो प्राणायाम करते हैं। अगर कभी भी उनको थकान हो रही होती है तो वो प्राणायाम का सहारा लेते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम या कोई भी दूसरे भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, तो उससे भी हम बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। कोई चाय का कैफीन ही हमको एक्टिव करे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत लोग ले भी रहे हैं। अब सभी लोगों को अगर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस अगर नहीं है और बॉडी को अगर आप देना चाहते हैं चाय का अनुभव तो आप दे भी सकते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी है उनको तो संभल जाना चाहिए, उनको चाय बंद कर देनी चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे हैं और अब जब देखा जाए तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर हमारी सभ्यता को अपनाया जा जी, रहा है, हमारे कल्चर को अपनाया जा रहा यस, है। तो ये कहाँ तक हमें किस तरह से लेना चाहिए कि हम वेस्टर्न कल्चर को कितना फ़ॉलो करें, कितना ना करें? क्योंकि कहीं न कहीं एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि उनके कल्चर का हर चीज़ खराब हो, लेकिन हर चीज़ अच्छी हो हमारे लिए, वो भी ज़रूरी नहीं है। साइंटिफिक थिंकिंग हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। हम जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण हम जानें और कारण को जानते हुए हम उसको, कारण को हम जब जानते हैं, तब उसे करना आसान हो जाता है। और कारण को समझने के लिए हमें नॉलेजेबल लोगों को पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, नॉलेजेबल लोगों को सुनना चाहिए। जब हम नॉलेज को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम महत्व समझ पाएँगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट में एक्यूप्रेशर करते हुए बहुत सारी चीज़ों का बहुत समझ में आया कि ऐसा कलर जो लगाते हैं अलग-अलग रिचुअल में, तो वहाँ पर समझ में आया कि काजल का या मेहंदी का या लाल लाल रंग के आलते का, मेहुर का क्या महत्व है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी हैं, जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हैं।
तो हमें थोड़ा साइंटिफिक थिंकिंग अगर हम कल्टीवेट करें तो समझ जाएंगे कि हमें अपने कल्चर की किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, और कहीं पर अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास है, इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बस कॉपी करते हुए कि हम तो वेस्ट जैसा बनेंगे, वेस्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड वो जीडीपी के मामले में हो सकता है, मनी के मामले में हो सकता है, लेकिन सिर्फ मनी से ही हैप्पीनेस नहीं आता है। हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा हैप्पी माइंड, हमारा पीस, हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन, लाइफ के फ्लो को स्वीकार करने की भावना, प्रेम करने की भावना, फैमिली में मिलजुल कर रहने की भावना, ये हमारे हैप्पीनेस को अधिक इंश्योर करता है। हैप्पीनेस के लिए मनी उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना ज़्यादातर लोग मानते हैं वेस्ट के इन्फ्लुएंस में। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अमित वर्मा जी का। इनकी एज 25 वर्ष है, वेट 64 है। इनका कहना है कि करीब 1.5 साल से हर वक्त इनको ऐसा फील होता है कि इनका सर घूम रहा है, जिससे पेंडुलम घूमता है, वैसा कुछ इनको फील होता है। एमआरआई करा चुके हैं, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन और कुछ उसमें नहीं सामने आया। बताया जाता है कि अंदरूनी कमजोरी की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसके साथ ही इनको हेडेक भी रहता है। तो इस पर थोड़ी सहायता करें। अंदरूनी कमजोरी से ज़्यादा अच्छा शब्द है अंदरूनी इम्बैलेंस। भीतर की नाड़ियों में, लेफ्ट और राइट की नाड़ियों में बैलेंस नहीं है, इसलिए उनको चक्कर आते रहता है, और खासकर ये सिर के रीजन में है। तो यहाँ पर पृथ्वी से जुड़ना और नाड़ियों में संतुलन लाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इनको पार्क में या नेचर में जाने का एक हैबिट डेवलप करना चाहिए। खुली हवाओं में, मिट्टी पर, घास पर इनको चलना चाहिए, प्रकृति में रहना चाहिए, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, लेफ्ट और राइट की नाड़ी संतुलित होती है। दिन में 2 बार 3 बार आप 10 से 20 राउंड का अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और हर अनुलोम 1 राउंड के बाद आप एक अफर्मेशन किया करें। अफर्मेशन यही कि मेरी नाड़ी संतुलित हो रही है। जब आपकी नाड़ी पूरी तरह से संतुलित हो जाएगी तो आपको चक्कर आना बंद हो जाएगा। मेरी नाड़ी संतुलित हो रही है। और संतुलन को अपने जीवन में भी आप समझें। आप लाइफ में जो भी काम करते हैं, किसी भी एक्सट्रीम में कभी ना जाएं। वैसे तो भारत देश जो है, यहाँ पर भगवान बुद्ध हैं या भगवान कृष्ण हैं, इन सभी ने हमें मध्य मार्ग, युक्त आहार, युक्त विहार, मिडिल पाथ के बारे में समझाया है, सिखाया है। हमें एक्सट्रीम में कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। लाइफ में बैलेंस बनाकर आप जीने की एक आदत डालें। वैसे डिसीजन लें जो आपको बीच में रखता है, वैसा काम करें जो बीच में रहता है ना। तो बीच में रहने से, बैलेंस में रहने से आपको ये वर्टिगो की समस्या जो है, ये चक्कर आने की समस्या जो है, वो आपको बंद होना शुरू हो जाएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का सहारा ले सकते हैं। एक PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है होता है हमारी कलाई में अंदर की तरफ होता है, और ये PC6 बहुत काम का पॉइंट है, दर्जनों बीमारियों में काम आता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको आप समझ लें। हमारी कलाई में, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पर है ये। इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में बारी बारी से 2-2 मिनट के लिए आपको दबाना है, छोड़ना है, मसाज करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन मसाज करेंगे तो इसको टोनिफिकेशन बोलते हैं। एक्यूप्रेशर में 2 चीजें हैं, टोनिफिकेशन और सेडेशन। ज्यादातर जगह टोनिफिकेशन किया जाता है, मसाज किया जाता है, वहां की एनर्जी को बढ़ाया जाता है। कहीं कहीं पे हमें उसका हटकर हम उसे कम करते हैं, ऊर्जा को। तो यहाँ पे हम इसे टोन करेंगे, और टोन करते समय आप जो अनुलोम विलोम में आपने जो अफर्मेशन किया था, वो अफर्मेशन यहाँ भी जोड़ सकते हैं। मैं संतुलित जीवन जीता हूँ, मेरा जीवन संतुलित हो रहा है, मेरी नाड़ियाँ संतुलित हो रही हैं। बैलेंस आपको सीखना है। जब आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, माइंड के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए जो आपने दिया। आशा करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब, सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगी, मिल रहे होंगे। और यदि आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है अगला सवाल आपका हो।
तो दर्शकों, इसी के साथ यदि आपके मन में, जो भी हमारे व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उस सवाल को हमें भेजना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेजें। सवाल जब भी आप भेज रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप अपना नाम, अपनी उम्र के साथ जो भी आपको प्रॉब्लम है उस समस्या को अपने शब्दों में लिखें। ध्यान रहे, अपने शब्दों में लिखें, क्योंकि जो आपकी समस्या होती है ना, जो हम अपने शब्दों में लिखते हैं, उससे कई सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे कि आपने लिखा कि आपको सर दर्द है और आप हेडेक या फिर कोई आप माइग्रेन लिखते हैं, तो उसके साथ ही आप ये बता सकते हैं कि मुझे सर में दर्द है, फ्रंट एरिया में दर्द है, बैक एरिया में दर्द है, साइड में दर्द है, लेफ्ट या राइट में। तो इसको इस तरह से डिटेल में बताएं, जिससे कि आपकी सहायता करना हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो और आपकी समस्या का एक्यूरेट समाधान आप तक मिल सके। तो चलिए इसी श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे। सर, इसके साथ ही अगला सवाल है हर्ष जी का। इनका कहना है कि इनके पेट में जो गैस की गुड़-गुड़ जैसी आवाज़ आती है, वो प्रॉब्लम आती है और पेट में इनको गर्मी का जो एहसास होता है। तो ये इनका कहना है कि ये कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, दवाई खा चुके हैं, लेकिन कोई इससे राहत इनको नहीं मिली। तो आपसे अब सहायता चाहते हैं। जी, जो इलाज है वो डॉक्टरों के पास नहीं है। इलाज राइट वे से लाइफ को जीने में है। इलाज दवाइयों में नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है। इलाज सही तरीके से जीवन जीने में है, सही तरीके से सोचने में है, हमारा राइट फूड में है। तो यहाँ पर जो गैस की तकलीफ है, गुड़गुड़ हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस की आवाज़ होती है गुड़गुड़, तो जो पेट है वो आपका ठीक नहीं है। बेसिकली आपको पेट ठीक करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे तो उसके लिए ये समझना है, क्या आप सही भोजन को अपने जीवन में ले रहे हैं। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का भोजन नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आपको अपनी जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। नेचुरोपैथी के डाइट पे, न्यूट्रिशन पे जो भी किताबें हैं, सेमिनार हैं, वर्कशॉप हैं, वीडियोज़ हैं, वो आप देखना शुरू कीजिए। उस पर काम करना शुरू कीजिए कि मुझे किस तरह का भोजन लेना है, किस तरह का भोजन नहीं लेना है। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। हमें शाकाहारी भोजन लेना है। हमारे शरीर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ शाकाहारी भोजन ही बना है। जो भी एनिमल फूड हैं, वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और इस एनिमल फूड में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, वो उस जानवर के बच्चे के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमने उसको अपना भोजन बना लिया है और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एनिमल फूड को, एनिमल से आई हुई चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। प्लांट से आई हुई चीज़ों को आपको अपने भोजन में रखना है और प्लांट से आई हुई चीज़ों में भी फल और सब्जियां सबसे हेल्दी फूड हैं। क्यों? क्योंकि सब्जियों में और फल में फाइबर्स अधिक होते हैं और फाइबर्स के अलावा प्राण तत्व अधिक होते हैं। तो फल और सब्जियों का अधिक सेवन किया करें। किस तरह का भोजन लें, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि भोजन को कब हम लें। मॉर्निंग टाइम जूस के लिए सबसे अच्छा होता है। जूस जब हम पीते हैं, सुबह के समय में जूस पीना चाहिए। फिर 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं। आपके भोजन में जो भी कच्चा हम लेते हैं, वो लंच के समय सबसे अच्छा है या उससे पहले। और शाम का भोजन आपको जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। रात के सोने और भोजन के बीच में 2 घंटे का, 3 घंटे का गैप होना चाहिए। जब हम भोजन को, जब भूख लगती है, अपने आप को भूखा ना रखें। चाहे आप कुछ एक सिंपल एक केला ले लें या नींबू पानी ले लें, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। भोजन को प्रेम से लें। मोबाइल देखते हुए, लैपटॉप देखते हुए, टीवी देखते हुए भोजन को नहीं लें। भोजन को चबा चबा के खाएं। भोजन को लेने से पहले उसको थोड़ा प्रणाम करें, थोड़ा धन्यवाद दें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन उनके मन अनुसार नहीं मिल पाता है, फाइनेंशियल रीजन के कारण या दूसरे रीजन के कारण। भोजन हमें मिला है, इस तो हमें धन्यवाद भाव से तो भरना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए यूनिवर्स को, किसानों को, भोजन बनाने वाले को, है ना। मन में जो हमारी भावना होती है ना, थैंक्स की भावना, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ग्रेटिट्यूड जब हमारे जीवन में होता है तो हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। तो भोजन को धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए
प्रे करते हुए, चार्ज करते हुए हम लिया करें। पानी को, पीने वाले पानी को और खाने वाले भोजन को हम चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन में हम अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं, तो हम 1 मिनट का समय देके, थोड़ा सा समय देके हम भोजन को भी चार्ज कर सकते हैं। धन्यवाद देंगे और उसके ऊपर डिवाइन एनर्जी विजुलाइज करेंगे तो वो भोजन चार्ज हो जाता है। जब भोजन को, राइट फूड को राइट वे में हम लेते हैं तो पेट की समस्या नहीं होती है। राइट फूड में फल और सब्जियों के अलावा मिलेट्स बहुत हेल्दी फूड है। हमारे भारत का जो ओरिजिनल फूड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, आज़ादी से पहले हमारे जीवन में, हमारे समाज में मोटा अनाज ही अधिक खाया जाता था। गेहूं और चावल इतने यूज नहीं हुआ करते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से गेहूं और चावल का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और वो हमारी बॉडी के लिए उतने सुटेबल नहीं है। मिलेट्स, मोटा अनाज, और उसमें भी खासकर 5 मिलेट्स जिनका प्रचार प्रसार डॉक्टर खादर वली बहुत कर रहे हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे 5 मिनट्स की रेसिपी मिल जाएंगी। इनका खमीर होता है, खमीर आप सबसे बेस्ट फूड है मिलेट्स के मामले में। फिर उसके अलावा उसकी खिचड़ी खा सकते हैं, उसकी रोटी खा सकते हैं। थोड़ा सा हमें उसके व्यंजन बनाने के तरीके को सीखना होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। और उसको लेंगे तो मिलेट्स लेने से आपकी पेट की बहुत सारी समस्याएं बहुत आसानी से ठीक होती हैं और कई रोगों को ठीक करने में मिलेट्स बहुत कामयाब पाया गया है। तो मिलेट्स को समझें, मिलेट्स को लेना शुरू करें जो भी हम कुक्ड फूड ले रहे हैं उसके मामले में। बाकी फल और सब्जियां तो लेनी ही है। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैं आ जाऊं तो पैर में SP4 और PC6, हाथ में PC6 और पैर में SP4, मेनली SP4 आपको मसाज करना चाहिए। पैर में अभी जो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा था, फिर से आपको दिखा देते हैं। इसको स्क्रीन पर देख लीजिए। पैर के अंगूठे से थोड़ा सा नीचे बॉर्डर पे जो सफ़ेद पोर्शन हमारे तलवे का होता है और ऊपर से जो सांवला होता है, इसके बॉर्डर पे ये SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। हमें इसको मसाज करना है और मसाज करने के अलावा यहाँ पे हम पीला रंग लगा सकते हैं। जब मसाज करेंगे उससे भी और पीला रंग लगाने से भी, दोनों से ही हमारा SP4 जो है वो मजबूत होता है। स्प्लीन नाड़ी, पैंक्रियाज नाड़ी, स्प्लीन और पैंक्रियाज आपस में जुड़ी हुई है। दाहिने पैर में SP4 पे ज़्यादा आपको काम करना है। जब आपका पैंक्रियाज मजबूत रहेगा, पैंक्रियाज अच्छा काम कर रहा है, तो फिर पैंक्रियाज के बाद हमारी छोटी आंतें और बड़ी आंतें आती हैं, वो अच्छा काम करेंगी। पेरिस्टालसिस नॉर्मल रहेगा तो आपको पेट की तकलीफ, गुड़गुड़ की तकलीफ या कोई दूसरी तकलीफ नहीं होंगी या कम होंगी। पहले कम होंगी और फिर धीरे धीरे बंद होंगी। तो इस अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। दवाओं में इलाज नहीं है, इलाज सही भोजन, राइट फूड और राइट माइंडसेट में है। आपको यह बात समझ में आ जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। सर, इसके साथ ही जब बात की जाती है मल्टीग्रेन आटे की, लोग बात करते हैं, जी, तो कई बार लोगों को उससे भी दिक्कत होने लगती है। जब वो खाना खाते हैं, मल्टीग्रेन आटे की रोटियां कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी कुछ समस्याएं आने लगती हैं। ये मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि मल्टीग्रेन आटे से समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो उस मल्टीग्रेन में जो अलग अलग ग्रेन का प्रोपोर्शन डाला जी है ना, और इस मल्टीग्रेन में मिलेट्स का तो नहीं आपने यूज किया, जी हमने जी जी चना, बिल्कुल। जौ, बाजरा और मक्का और दूसरे दूसरों को किया है। तो हम प्रोपोर्शन को चेंज करके देखें, है ना। मल्टीग्रेन से तो मोस्टली तो मैंने अच्छे रिजल्ट ही रिपोर्ट्स पाए हैं। लेकिन फिर भी मिलेट्स को 50% 60% हम रख सकते हैं, 70% तक भी रख सकते हैं, और 30 to 50% में हम मल्टीग्रेन का रखें। और उस मल्टीग्रेन में भी अगर वेट लॉस करना है तो चना का प्रोपोर्शन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो हम अपने टेस्ट के अनुसार से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं और जो हमारी बॉडी को सूट करता है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं हर्ष आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आशीष राठी जी का। इनकी समस्या है रिकरेंट स्कैल्प फॉलिकोलाइटिस की प्रॉब्लम इन्होंने मेंशन की है और ये समस्या इनको पिछले 15 वर्षों से है। इसके साथ इनको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है और इसके साथ नाक से पानी आने की, माउथ अल्सर की भी समस्या है और इनकी उम्र 39 वर्ष है। तो आपसे सहायता चाहते हैं। देखिए, ये वर्किंग एज प्रोफेशनल्स की लाइफ में नए नए कैरियर में आए हैं। फर्स्ट डिकेड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ होता है। यहाँ पे देखिए, इनकी जो समस्या है एसिडिटी की, इनकी समस्या जो है अल्सर की, और इनकी समस्या जो है फॉलिकुलाइटिस की, ये तीनों एक ही एनर्जी पैटर्न को दर्शा रहे हैं कि बॉडी में हीट ज़्यादा है। और हीट ज़्यादा तब होता है जब हमारे माइंड में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पहले इनको अपने माइंड पर काम करना है, स्ट्रेस को कम करना है।
जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर इन्होंने अपने फोलिकुलाइटिस का ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करी होगी, वो सफल नहीं हुई, है ना। तो सफल तब होगी जब अपने माइंड के स्ट्रेस को कम करेंगे, और स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको योग निद्रा का और योग का सहारा लेना पड़ेगा। योग निद्रा गाइडेड रिलैक्सेशन का मेथड होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे योग गुरुओं की आवाज में योग निद्रा आपको मिलेगा, मेरी आवाज में भी योग निद्रा है। 18 मिनट की हिंदी भाषा में योग निद्रा यूट्यूब चैनल पे है, 18 मिनट का या आधे घंटे का, कहीं कहीं में 40 मिनट का भी होता है। आपको दिन में एक बार, दिन में किसी भी समय, सूर्योदय जब तक सूरज है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, इस 12 घंटे के रेंज में आप कभी भी योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा जब आप करेंगे तो इससे आपका मसल रिलैक्स होगा और आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो रिलैक्सेशन जब आपके लाइफ में आएगा तब आपकी एसिडिटी भी कम होगी, तब आपका माउथ का अल्सर भी ठीक होगा, और फोलिकुलाइटिस जो है हेयर आपके स्काल्प पे, बालों में, वो भी कम होना शुरू होगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी हम काम कर सकते हैं। हीट को कम करना है, हीट को कम करने के लिए हमारी बॉडी में हीट की जो शुरुआत होती है वो लीवर से होती है। तो पैर में LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो LV2 भी 4-5 बीमारियों में काम आता है। आज जो हमारे पास आगे के सवाल हैं उसमें भी LV2 का जिक्र आने वाला है। ये LV2 को आपको सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए ज़्यादातर हम टोन करते हैं, मसाज करते हैं। यहाँ पे आपको मसाज नहीं करना है, आपको लगातार दबा के रखना है। और यहाँ पे आप काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक कलर। सही ढंग से दबाना है और सही रंग लगाना है, नहीं तो रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। दूसरे हेल्थ कंडीशन में जब हम इसकी बात करेंगे, फैटी लिवर में, प्रोस्टेट में, तो हम वहाँ पे टोन करते हैं और लाल रंग लगाते हैं। यहाँ पे आपको सिडेट करना है। सिडेट के लिए आपको उसे दबा के रखना है। मैं अपने हाथ पे करके बता रहा हूँ, आपको पैर पे करना है। आपको दूसरे हाथ से लगातार दबाना है और 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक लगातार पकड़े रहना है, दबाए रखना है, और उसके बाद आप छोड़ दें। और जब एक बार छोड़ दें तो फिर उस समय के लिए तो आपका प्रोसेस हो गया। 6 घंटे बाद, कुछ घंटे बाद आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये होता है सिडेशन। LV2 को आपको सिडेट करना है थंब के प्रेशर से, और वहां पर काला रंग लगा के रखेंगे तो ये बॉडी में हीट को कम करेगा, आपके फोलिकुलाइटिस को ठीक करेगा। योग निद्रा के साथ, LV2 को सिडेट करने के साथ जब आप चलेंगे तो आप ठीक होंगे। भोजन के मामले में हमने अभी तक जो बातें करी, मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मिलेट्स बेस्ट फूड है हमारी बॉडी के लिए। वो भी आपकी लाइफ से आपकी जो एसिडिटी की गड़बड़ हो रही है उसको कम करना शुरू कर देगा। सर कोई ऐसा फूड जिसकी हम बोल सकते हैं कि तासीर ठंडी हो, जिससे कि इनके जो शरीर में जो हीट बढ़ रही है वो कम हो, ऐसा कोई फूड हम इनको बता देखिए, सकते हैं? अभी तो इनको ठंडी तासीर वाले भोजन से के रिस्पेक्ट में जो शरीर में गर्मी पैदा कर देता है, जैसे मसाले हैं जी, मिर्च है, इनको मसाले और मिर्च नहीं लेने चाहिए या कम लेने चाहिए। जहाँ पे कम करने का ऑप्शन है उसको कम करें। सादा भोजन लेंगे तो बॉडी में हीट कम बनेगी, कम डेवलप होगी, है ना। टेस्ट के लिए अगर मिर्च लेने की आदत है तो आपको उसे बंद करना है, और घर में भी अगर पॉसिबल है, अगर बोल सकते हैं, कर सकते हैं, तो सिंपल सब्जी, सिंपल भोजन लेना सीखें, तो आपकी तकलीफ फिर ठीक होगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आशीष जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डॉक्टर विदिशा जी का। इनका कहना है कि इनकी 5 साल की बच्ची को काफ़ी एलर्जीज हैं और उनको इन्हेलर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके साथ ही नेज़ल स्प्रेज भी वो यूज़ करती हैं, और जब भी उसका डोज कम करने की कोशिश करती हैं समस्या उनको और ज़्यादा होने लगती है। तो आप आपसे सहायता चाहते हैं कि कैसे इसका इलाज करें? डॉक्टर विदिशा, जी, देखिए डॉक्टर साहब, बच्चों के मामलों में यहाँ पर जब हम आध्यात्मिक चिकित्सा की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि बच्चों के पास कौन सा कर्म है, बच्चों को रोग क्यों आ रहा है। बच्चों पेरेंट्स की ऊर्जा से और पेरेंट्स के माइंड से जुड़े होते हैं। तो जो समस्या बच्चों में है, अगर ये समस्या उनकी मदर को या फादर को, और खासकर जिनका इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा है, उन पेरेंट को अगर होता, तो वो आप अपने लिए क्या करते? बिना दवा लिए वाला ट्रीटमेंट, क्योंकि दवा वाला ट्रीटमेंट तो बहुत इफेक्टिव है नहीं, कई सालों से आप ले रहे हैं और अभी भी इन्हेलर लेना पड़ता है ना।
एनर्जी पर और माइंड पर काम करेंगे तभी जाकर आप पूरी तरह से ठीक होंगे। तो एलर्जी का एक बड़ा कारण होता है हमारी लाइफ में स्टबर्न नेचर, हमारी लाइफ में नॉन एक्सेप्टेंस। जब हम जीवन में अलग अलग व्यक्तियों को या अलग अलग परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते और बोलते मुझे लाइफ में ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, ये जो रेसिस्टेंस करने का एटीट्यूड होता है वो हमारी लाइफ में एलर्जी बनता है। एक तो ये मामला है, और दूसरा मामला ये यहाँ पे जो सांसों की जो एलर्जी है, इन्हेलर ले रहे हैं तो बॉडी में अपने अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है जिस माहौल में अभी हैं या पहले कभी थे, क्योंकि पास्ट का भी इन्फ्लुएंस आता है। पास्ट के जो अनुभव हमारे हो चुके हैं वो भी हमें आज माइंड को परेशान करते हैं। पास्ट को छोड़ना सीखना एक आध्यात्मिक बड़ी बात है। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास्ट के विचार भी हमें बहुत हॉन्ट करते हैं। इसलिए पास्ट को कहा जाता है भूत। भूत आपकी लाइफ में भूत की तरह रहता है। भूत को छोड़ना है, पास्ट को छोड़ना है। तो पास्ट में ऐसे कोई सिचुएशन हो या हो सकता अभी भी चल रही हो जब आप लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है, आप सांस नहीं ले पा रहे, प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, घर में, कहीं पे कुछ ऐसा माहौल है जो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को ये समझना है कि अपने आप को ज़्यादा बोल्ड बनाना है। आपको अपने स्पेस को क्लेम करना है, जो आप चाहते हैं उसके लिए बोलना सीखना है और उसको कंफर्टेबल होना सीखना है। बच्चे से ज़्यादा यहाँ पे पेरेंट्स पे काम करना है। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की भी बात करूंगा अभी, जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए इसके जो जड़ें हैं, इसकी जो शुरुआत है वो उस पेरेंट्स से, माँ से हो रही है। अगर माँ सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों के कोई ऐसे कर्मा नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स के कर्मा या उनका माइंड स्टेट बच्चों पर असर दिखाता है। तो ये कितनी उम्र तक होता है कि कितनी उम्र तक के बच्चों पर पेरेंट्स के कर्मा का असर होता है या पेरेंट्स के माइंडसेट का असर होता है? जब तक बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं तब तक तो जरूर होता है। 15 साल 18 साल तक तो इंडिया में बच्चे पेरेंट्स पे इमोशनली, फाइनेंशियली, डिसीजन लेने वाइज डिपेंड तो होते ही हैं। बिल्कुल। कभी कभी अधिक उम्र तक भी होते हैं, और रेयर सिचुएशन में, बहुत कम सिचुएशन में कुछ बच्चे पहले ही अपने लाइफ में मैच्योर हो जाते हैं। पढ़ाई का मामला हो, कहीं आने जाने का मामला हो, तो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर 15 साल और 18 साल तक होते हैं। तो 15 साल 18 साल तक तो बच्चों में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसका कनेक्शन तो पेरेंट्स से है ही, और 12 साल तक तो जरूर है, क्योंकि 12 साल तक कोई बच्चा इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो इमोशन जुड़े हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी सोच, चाहे आप बच्चे के सामने बोले या ना बोले, 12 साल की उम्र तक आपके द्वारा सोचा हुआ आपके बच्चों तक बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के भी पहुंचता है। 12 साल के बाद भी अगर आप पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। आप ज़्यादा बच्चों के कुछ याद करते हुए सोचेंगे तो उन तक पहुंच जाएगा। 12 साल से पहले तक तो आपकी हर एक सोच बच्चे तक पहुंचती है, इस बात को हम समझें। और इन सभी बातों को और अच्छे से जानने के लिए डॉक्टर ब्रायन वाइस को आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए अभी मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़ा पढ़ेंगे। डॉक्टर ब्रायन वाइस की एक किताब है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। डॉक्टर ब्रायन वाइस साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन उनको स्पॉन्टेनियसली उनके सामने स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी का एक फील्ड PLR खुल जाता है। तो थ्रू टाइम इनटू हीलिंग पढ़ने से आपको और कनेक्शन, जो कनेक्शन है कर्मों का कनेक्शन और बच्चों के और पेरेंट्स के का कनेक्शन, वो आपको समझ में आ सकता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट सांसों की तकलीफ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारी एल्बो पर, कोहनी पर होता है, दोनों हाथों में। इस LU5 पॉइंट को मसाज करेंगे तो यहाँ पर दर्द जरूर मिलेगा। तो इस पॉइंट पर, हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन जिनको सांसों की तकलीफ होगी उनको LU5 पर दर्द मिलने वाला है। ये LU5 जो है घुटनों के दर्द के लिए भी काम आता है। खैर, यहाँ पे सांसों के बाद मामला है तो LU5 को मसाज करें। और जो अफर्मेशन की हमने बात करी कि हम अपने स्पेस को क्लेम करें, मैं कंफर्टेबल हूं, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है उसको मैं स्वीकार करती हूं और उसके साथ में कंफर्टेबल हूं। आई एक्सेप्ट माई लाइफ एंड आई कैन ब्रीथ, आई कैन लिव माई लाइफ इन माई वे, इन माई टर्म्स। अपना स्पेस आपको क्लेम करना है।
तो ये अफर्मेशंस आप कर सकते हैं। लुई हे को पढ़ें, वहाँ पे आपको अफर्मेशंस के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। एक्यूप्रेशर अफर्मेशन दोनों साथ में करेंगे तो बच्ची ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं डॉक्टर विनीशा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सभी चीज़ों को अपनाकर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जो सर ने बताया L5 पर काम करें, अफर्मेशंस पर काम करें। आशा है कि आपकी बेटी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी पूर्णतः। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विजेंद्र लाल जी का। इनका कहना है कि इनके जो पैर हैं, पैरों में ऐसा फ़ील होता है कि उनको छाले हुए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। छाले हुए नहीं हैं, लेकिन छालों वाला फ़ील इनको आता है और तपिश महसूस होती है। तो ऐसा इसका क्या कारण है? ये एनर्जी मेडिसिन में हम जाएंगे, यांग ची और इंग ची, सूर्य प्राण पृथ्वी प्राण। अब छाले हो लग रहे हैं, तपिश महसूस हो रही है, तो ये इसका कनेक्शन तो सूर्य प्राण से हम समझेंगे। उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि अपोजिट जो है वो कम है, पृथ्वी प्राण की कमी है। पृथ्वी प्राण का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP4 K6, उसका मसाज करेंगे तो यहाँ पे फायदा होने लग जाएगा। हमारे पैर पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि स्प्लीन से जुड़ा हुआ है, पैंक्रियास से जुड़ा हुआ है, उसको मसाज करना है दोनों पैरों में। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे जंक्शन पे होता है, जो तलवे का जो व्हाइट पोर्शन है और ऊपर का जो सांवला पोर्शन है, इनके जंक्शन पे इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। SP4 को आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको समझ लीजिए, चाहे तो आप फोटो खींच के रख लीजिए। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप बार बार मसाज करेंगे। यहाँ पे आपको दर्द मिल भी सकता है और हो सकता है दर्द ना भी मिले। अगर दर्द मिलता है तो आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। दर्द नहीं मिलता है दिन में 2 बार या 3 बार दबाएंगे, ठीक है। और SP4 को दबाते हुए आपको अफर्मेशन करना है कि मैं पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूँ। हम अगर अपने रूट से यानी कि पृथ्वी से अगर जुड़े हुए ना रहें तो जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ होगी, और ये तकलीफ ये है, आप पृथ्वी पर, मिट्टी पर या घास पर चला करें, बैठा करें कभी कभी, और जमीन पर बैठकर, पृथ्वी पर बैठकर, मिट्टी पर या घास पर बैठकर आप ध्यान किया करें। ध्यान जब भी आप करते हैं नीचे बैठकर किया करें, और ध्यान में आप पृथ्वी से अपने जुड़ाव को महसूस करें। आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। जब पृथ्वी की ऊर्जा से हम जुड़े हुए होंगे तो आपको जितनी भी पृथ्वी प्राण की जरूरत है उतनी स्वतः आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी मंडल में आ जाएगी, आपके नाड़ी मंडल में, और आपकी तपिश वाली समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। पृथ्वी से जुड़ना है, मेन बात ये है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है, ठीक हो सकते हैं आप। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे और मैं अपने बाकी के व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि जब भी आपके मन में कोई भी सवाल आपकी सेहत के प्रति उठ रहा है तो आप उस सवाल को हमें भेजना ना भूलें। आप अपना सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें, और जब भी आप अपना सवाल भेजें अपना नाम, अपनी उम्र लिखें, इसके साथ ही आपकी जो समस्या है, जो बीमारी है, उसको अपने शब्दों में ज़रूर लिखें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपने शब्दों में बात लिखते हैं तो आपकी समस्या और ज़्यादा बेहतर रूप से सामने आती है और उसका इलाज करने में या इलाज बताने में बहुत सहायता मिलती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर आज का अगला और आखिरी सवाल है दीपक सिंह जी का। इनकी उम्र है 65 वर्ष। इनका कहना है कि 1 साल से इनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है और दोनों पैरों में इनको नमनेस का फीलिंग होती है 2 साल से। इसके साथ ही इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है 3 साल से और नी का ऑपरेशन हो चुका है 2018 में। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, आपसे सहायता चाहते हैं। जी देखिए, फैटी लिवर वाली समस्या लीवर का कनेक्शन जी। है। प्रोस्टेट की समस्या, इसका लीवर से कनेक्शन है। घुटने की समस्या, लीवर से कनेक्शन है। लीवर यहाँ पर जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। बेसिक बात यहाँ पर ये है। तो लीवर के मामले में हमारे बॉडी का वेट ऑप्टिमम होना चाहिए, जितना वेट बॉडी का है। ज़्यादा वेट होना लीवर के लेवल पे समस्या लेकर आता है। तो इनका नाम दीपक सिंह। दीपक जी, आप अपनी बॉडी के वेट को तो नॉर्मल कर रखें। अगर आपका वेट अगर ज़्यादा है तो उसे कम कर लें। एक प्रिकॉशन तो आपको ये लेना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है पैर के अंगूठे के पास। अभी हमने उसको देखा था। हीट को कम करने के लिए वहां पे हमने इसे सिडेट किया था। अभी आपको टोन करना है, मसाज करना है, उसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ऐसा दोनों पैरों में करना है। लीवर दाहिनी तरफ होता है तो दाहिने पैर का पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आप फोटो खींच के रखें और इसको दिन में 5 बार आपको मसाज करना है, क्योंकि आपको
लीवर से ही जुड़ी हुई 3 समस्या आपके शरीर में है, जॉइंट की, घुटने की, फैटी लिवर की और प्रोस्टेट की। लीवर 2 को मसाज करते हुए आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं डायनेमिक हूँ, मैं एक्टिव हूँ। अगर हम एक्टिव रहते हैं, डायनेमिक रहते हैं तो फैटी लिवर नहीं होगा। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल का भी एक इसका कारण होता है। जितना हमें चलना चाहिए हम उतना नहीं चल रहे हैं। लीवर 2 को मसाज करते हुए, दबाते हुए आप ये अफर्मेशन बोला करें कि मैं एक्टिव हूँ, मैं डायनेमिक हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं डायनेमिक हूँ। चलने की बारी जहां भी है आप चलने को तैयार रहें, चला करें। और बार बार चलने से, रोज वॉक पे जाएंगे, मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, मॉर्निंग वॉक बेहतर माना जाता है इंडियन भारत के सब कल्चर में, लेकिन अगर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं हो तो इवनिंग वॉक भी चल कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। तो वॉक जब हम करते हैं तो हमारी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो वॉक किया करें जेंटल वे में, धीरे धीरे, क्योंकि घुटने का आपका ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा एग्जर्शन भी नहीं देना चाहिए, लेकिन रेगुलर अगर हम करते हैं ना धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। तो आप रेगुलर वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग भी एक तरह का एक्सरसाइज है, LV2 पर काम करेंगे तो आपकी समस्या ठीक होने लग जाएगी। थैंक यू सो मच सर, ये सारे इतने ज्ञान के लिए जो आपने बताया। और फैटी लिवर जो सबसे ज़्यादा अभी कॉमन डिसीज़ बनी हुई है, इसको ठीक करने के लिए या फिर ये ना हो, इसके लिए हमें ऑयल सबसे मेन चीज़ जो है, उससे थोड़ी दूरी बनानी होगी। अगर नहीं हुआ है ऐसा फैटी लिवर की समस्या अगर हमारे सामने नहीं आई है, तो हमें ऑयल को रिड्यूस करना है और अगर ऐसा है, तो ख़त्म करना है, बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना है। थैंक यू सो मच सर इतनी सारी जानकारी के लिए, और आपने अपने कीमती समय में से हमें वक्त दिया, हमारे व्यूअर्स की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और आज यदि आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पाए हैं तो चिंता मत कीजिए, डॉक्टर से पूछो के अगले Q&A सेशन में आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। यदि आपने अपना सवाल अभी तक नहीं भेजा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ आपसे लेती हूँ आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।